नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सैनी। आज हम इस वीडियो में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप प्रश्न पत्र के एक टॉपिक बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। बुद्धि शब्द का प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, तात्कालिकता, समस्या समाधान, समायोजन आदि क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है और यही कारण रहा है कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नता का मूल कारण ही बुद्धि को माना जाता रहा है। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है, जबकि वुड्रो बुद्धि को ज्ञानार्जन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। डियरनबार्न बुद्धि को सीखने या अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता बताया है। कॉल्विन कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। रायबर बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। उक्त परिभाषाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि इनमें विरोधाभास है, किंतु इन परिभाषाओं में विरोधाभास नहीं है, अपितु एक बात को कहने की ये विभिन्न विधियां हैं। सभी ने किसी न किसी एक पक्ष को विशेष रूप से बल प्रदान करते हुए इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। यथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता जिस व्यक्ति में होती है, वह विविध परिस्थितियों में, वातावरण में, समाज में समायोजन अर्थात सामंजस्य करने की क्षमता रखता है। और जो व्यक्ति विविध परिस्थितियों, विचारों आदि में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, वह सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी सरलतापूर्वक करने की क्षमता रखता है। दूसरा हम देखें तो अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जिस व्यक्ति में होता है, वह विविध विषयों, तथ्यों, विचारों आदि में संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। और जो व्यक्ति विविध विषयों आदि में संबंध स्थापित कर लेता है, वह इनमें संबंध स्थापित करते हुए उस विषय को आसानी से सीख लेता है, इसलिए उसमें सीखने की योग्यता भी पाई जाती है। सारांश के रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इन सभी परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि बुद्धि एक योग्यता है, योग्यताओं का संयोगीकरण है और इसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। बुद्धि के कारण व्यक्ति विवेकपूर्ण अथवा अमूर्त चिंतन कर सकता है, ध्येयपूर्वक क्रियाएं कर सकता है, ज्ञान और संकेतों से युक्त अधिगम कर सकता है तथा नवीन परिस्थितियों में प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बुद्धि में तीन बातों का होना आवश्यक है: तर्क, सूक्ष्म चिंतन एवं पर्यावरण के साथ समायोजन। बुद्धि को इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आधुनिक शिक्षा जगत में अपने रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया और आधुनिक शिक्षा जगत का मानना है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। इन विविध परिभाषाओं और अर्थ को समझने के बाद अब हम देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है
बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। यह वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होती है। जिस प्रकार के वातावरण में हम वास करते हैं उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, चाहे वह शैक्षिक वातावरण हो, चाहे पारिवारिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कोई सा भी वातावरण हो। जिस वातावरण में हम निवास करेंगे उसी प्रकार से हमारी बुद्धि प्रभावित होती रहती है। यह एक सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सामंजस्य करने का गुण इसमें पाया जाता है, चाहे वह विभिन्न परिस्थितियां हो, चाहे विचार हो आदि में सामंजस्य स्थापित करने का गुण इस बुद्धि में पाया जाता है। समस्या का सरलीकरण, गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, अर्थात पूर्व में सीखे गए ज्ञान या संचित अनुभवों के माध्यम से वह जीवन में आने वाली विविध समस्याओं का समाधान करता है और नवीन क्रियाओं का संपादन करता है। अंतर करने की योग्यता, सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा आदि में अंतर करने की योग्यता बुद्धि में ही पाई जाती है। बुद्धि लैंगिकता का प्रभाव नहीं, यानी बुद्धि पर लैंगिकता का प्रभाव नहीं होता है कि यह पुरुष है तो इसमें इस स्तर की बुद्धि पाई जाएगी या महिला है तो इसमें इस स्तर की बुद्धि पाई जाएगी, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता है। ये बुद्धि एक अर्जित शक्तियों से परे है। इसे हम पूर्ण रूप से अर्जित नहीं कर सकते। जैसे हम संसार के अन्य संसाधन, भौतिक जगत के संसाधनों को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता। इन विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और परिभाषाएं हैं जिन पर हम दृष्टि डालते हैं कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक माना जाता है। किशोरावस्था के बाद में बुद्धि का विकास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अधिक विकास है जो किशोरावस्था तक हो जाता है। बुद्धि का वितरण सभी मनुष्यों में असमान रूप में पाया जाता है। अधिकांश व्यक्ति औसत स्तर के होते हैं और कुछ व्यक्ति उच्च स्तर बुद्धि वाले होते हैं तो कुछ व्यक्ति निम्न स्तर बुद्धि वाले हमें समाज में देखने को मिलते हैं। बुद्धि आयु व परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बदलती रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति की परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे उसकी बौद्धिक क्षमता में भी परिवर्तन आता जाता रहता है। किसी सांस्कृतिक समूह, प्रजाति व जाति में अन्य प्रजातियों या समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठता नहीं पाई जाती। प्रजाति के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं पाया जाता, अर्थात इस प्रजाति के लोग हैं उनमें बुद्धि कम पाई जाएगी और इस प्रजाति के लोगों में बुद्धि का अभाव पाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ठोस वस्तुओं, यंत्रों, मशीनों आदि को समझने तथा अनुरूप क्रिया करने के लिए उपयोगी मानी जाती है यांत्रिक बुद्धि। यंत्रों से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आता है। जिन्होंने मूर्त वस्तुओं को अपनाया है वो समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करने में सक्षम हुए हैं। इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर आदि मूर्त बुद्धि के धनी माने जाते हैं, अर्थात इनमें मूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन एवं समस्याओं को हल करने की यह प्रक्रिया है। अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त तथ्यों, समस्याओं तथा प्रश्नों को चिंतन के माध्यम से हल करना है। चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक, डॉक्टर, वकील, गणितज्ञ आदि अमूर्त बुद्धि के धनी हैं। ये अपने भावों को प्रतीक, शब्दों, अंक आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति की
ये विशेषताएं हमें व्यक्ति में ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उच्च आकांक्षा स्तर पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की योग्यता इनमें होती है और कार्य करने की गति इनकी अन्य व्यक्तियों से अर्थात सामान्य व्यक्तियों से द्रुत होती है या ये शीघ्रता से कार्य करने में सक्षम होते हैं। सामाजिक बुद्धि समाज में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करती है। सामाजिक बुद्धि अन्य व्यक्तियों की समझ इनमें बहुत अधिक होती है। सामाजिक बुद्धि के धनी व्यक्ति व्यवहार कौशल के साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण इसमें निहित होते हैं। स्वभाव, मन स्थिति, ईमानदारी, मनोवृत्ति, निर्णय, हास्य आदि सामाजिक बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। नेतागणों में, व्यवसायियों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में, समाज सुधारकों में ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। बुद्धि क्या है, किन तत्वों से निर्मित है, बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक कारक सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत के अनुसार यह एक तत्व या कारक से संचरित है। बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया है। इनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत 1904 में दिया। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बतलाए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। सामान्य कारक पर शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा कम या अधिक निश्चित मात्रा में होती है। विशिष्ट कारक स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक मानसिक कार्य करने में कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न होती है। इसको इन्होंने एस फैक्टर की संज्ञा दी है। विशिष्ट कारक भिन्न भिन्न मानसिक कार्यों में भिन्न भिन्न एस फैक्टर का उपयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न कार्यों में एस फैक्टर की मात्रा कम या अधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति की संगीत गाने में विशिष्ट बुद्धि अधिक है तो पेंटिंग में विशिष्ट बुद्धि कम हो सकती है। किसी विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण दे करके एस फैक्टर को बढ़ा तो सकते हैं और इसके ऊपर पूर्व के जो अनुभव हैं वो भी प्रभावी होते हैं, अर्थात पूर्व के अनुभवों का प्रभाव विशिष्ट कारक पर हमें देखने को मिलता है। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर में से जी फैक्टर को महत्व देते हुए बताया कि जी फैक्टर कम होने से व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक कार्य करने में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए स्पीयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला, समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने 1938 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है। साथ ही साथ इन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से भिन्न रखता है। ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है आपस में संबंधित होते हैं और साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं।
इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कारक को प्रधान की क्षमता की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार दूसरे प्रकार की मानसिक प्रक्रिया के लिए दूसरा समूह होता है। इस प्रकार थर्स्टन के अनुसार भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों के द्वारा एक सूत्र में बंद करके अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं। अतः बुद्धि में मानसिक क्षमताओं के कई समूह होते हैं और अलग अलग समूह के कारक आपस में स्वतंत्र भी होते हैं। थर्स्टन महोदय ने 7 मानसिक प्रधान क्षमताएं बतलाई हैं। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्दों व वाक्यों के अर्थ को समझने की योग्यता। शब्द प्रवाह क्षमता, जो भी शब्द दिए गए हैं बालकों को या व्यक्तियों को, तो दिए गए शब्दों से अलग शब्द सोचने की क्षमता शब्द प्रवाह क्षमता कहलाएगी। स्थानिक क्षमता, किसी दिए हुए स्थान में वस्तुओं के परिचलन करने की क्षमता, उसकी दूरी का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता, आकारों को पहचानने की क्षमता को देशिक क्षमता या स्थानिक क्षमता कहा जाता है। आंकिक क्षमता, परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक फलांकन करने की क्षमता। तर्क क्षमता, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे हुए नियमों की खोज करने की क्षमता। स्मृति क्षमता, विषय वस्तु को शीघ्रता से याद करने की क्षमता। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता, वस्तु या घटना का शीघ्रता से विस्तृततापूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना ही प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता है। अगला बहुकारक सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक तथा गिलफार्ड के सिद्धांतों को रखा गया है। स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करके थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों के मिलने से होती है और प्रत्येक तत्व विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और स्वतंत्र भी होता है, यथा मकान में ईंटें। मानसिक क्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारण जी फैक्टर न होकर तत्वों का उभयनिष्ठ होना इन्होंने माना है। इसी के लिए इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए मानसिक कार्य ए और बी, इन दोनों कार्यों के संपादन के लिए 10-10 तत्वों की आवश्यकता हो और इन तत्वों में से 8 तत्व ऐसे हैं जो दोनों कार्यों को करने में, यानी 8 तत्व ऐसे हैं जो दोनों को कार्यों को करने में सक्षम हैं। तो ये 8 तत्व क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ तत्व कहलाएंगे। अतः यहाँ पर उच्च धनात्मक सहसंबंध हमें देखने को मिलेगा। इन 10 तत्वों में से यदि 2 ही तत्व ऐसे हैं जो दोनों कार्यों को संपादित करने में सक्षम हैं, तो यहाँ उभयनिष्ठ तत्वों की संख्या हुई 2। अतः यहाँ पर हमें कम धनात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है जो स्पीयरमैन की द्वित्वत्व के से मौलिक रूप से भिन्न नहीं होते हुए एक सा ही है। स्पीयरमैन के जी फैक्टर को उभयनिष्ठ तत्व कहा गया है और एस फैक्टर को अउभयनिष्ठ तत्व कहा गया है। केवल अंतर इतना सा है कि स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को उपकारकों में नहीं बांटा है। गिलफार्ड का बहुकारक सिद्धांत, गिलफार्ड ने अपना बहुकारक सिद्धांत 1967 में दिया। इसे त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बुद्धि के तत्वों को 3 विभागों में विभाजित किया है: संक्रिया,
विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से है। विषय वस्तु मानसिक संक्रिया के लिए प्रयुक्त विषय वस्तु से तात्पर्य है। और उत्पाद जब मानसिक संक्रिया किसी निश्चित विषय वस्तु के साथ की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला परिणाम उत्पाद कहलाता है। बुद्धि का मापन। बुद्धि का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए बुद्धि का मापन किया जाता रहा है। अगर हम देखें तो वैदिक काल में भी बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। इस प्रकार के इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उपनिषदों में नचिकेता की कहानी, इंद्र व बृहस्पति का संवाद, महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, और वर्तमान युग में भी बुद्धि के मापन के लिए विविध प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया गया है। बुद्धि मापन का अर्थ बालक में कौन कौन सी और कितनी मानसिक योग्यताएं हैं, इनका पता लगाने तथा इन्हीं योग्यताओं या उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाने हेतु बुद्धि का मापन किया जाता है। और बुद्धि का मापन करके ये पता लगाया जाता है कि बालक का विकास है समुचित रूप से हो रहा है, बौद्धिक विकास समुचित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके उपाय करने के लिए हम बुद्धि का मापन करते हैं। ब्रेवर्स के शब्दों में बुद्धि परीक्षा किस प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि। बुद्धि परीक्षा के परिणामों को बुद्धि लब्धि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बुद्धि परीक्षा का आधार मानसिक आयु और शारीरिक आयु के मध्य पाए जाने वाले संबंध को माना जाता है। तो मानसिक आयु, बालक जिस आयु के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण को हल करने में सफल होता है वह उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। अर्थात 10 वर्ष के बालक के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण को यदि 8 वर्ष का बालक हल कर लेता है तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु होगी 10 वर्ष। गेट्स के शब्दों में मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा के द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। बुद्धि लब्धि, बालक की शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के आनुपातिक स्वरूप को बुद्धि लब्धि कहते हैं। व्यक्ति में बुद्धि की मात्रा कितनी है इस मात्रा को बताने वाली बुद्धि लब्धि है। यानी किसी व्यक्ति का विकास, बौद्धिक विकास कितना हुआ है और किस स्तर पर हो रहा है इसका ज्ञान हमें बुद्धि लब्धि के द्वारा होता है। और बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु में शारीरिक आयु का भाग दे देते हैं और दशमलव की व्यवस्था से बचने के लिए इसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं बुद्धि का वर्गीकरण जो टर्मन ने प्रस्तुत किया है। 140 से अधिक जिसका IQ होता है उसे हम प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखते हैं। 120 से लेकर के 139 तक जिनका IQ है उसको अतिश्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। 110 से लेकर के 119 तक IQ वाले बालकों को श्रेष्ठ बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और 90 से लेकर के 109 IQ वाले बालकों को सामान्य श्रेणी के बालकों में रखा जाता है और 80 से 89 IQ वाले बालकों को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा है इन्होंने और 70 से 79 के मध्य IQ वाले बालकों को क्षीण बुद्धि का बताया है और 70 से कम बुद्धि वाले बालकों को निश्चित क्षीण बुद्धि का बालक कहा है। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार।
बुद्धि की परीक्षाएं मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त की जाती हैं, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षाएं और सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं। वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं को भी आगे चल करके दो भागों में विभक्त किया गया, वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षा और वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षा। इसी प्रकार से सामूहिक भाषात्मक परीक्षा और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं। बिने साइमन बुद्धि स्केल, यानी बुद्धि परीक्षणों में, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षणों में जो श्रेय, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बनाने का जो श्रेय जाता है पेरिस के विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने को जाता है। इन्होंने पेरिस में पाए जाने वाले मंद बुद्धि बालकों की पहचान हेतु अपने परीक्षण का निर्माण किया और इस परीक्षण को इन्होंने बिने साइमन बुद्धिमान क्रम का नाम दिया और इसका विकास 1905 में हुआ। थियोडोर और साइमन के सहयोग से अल्फ्रेड बिने ने इसमें संशोधन और सुधार किए 1908 एवं 1911 में। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों हेतु निर्मित किया गया और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या अर्थात कार्यों की संख्या 54 रखी गई। दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेविस एम टर्मन ने लंदन के डॉक्टर सिरिल बर्ट के सहयोग से ये बिने मानक्रम के दोषों को दूर करके 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल का निर्माण किया और मॉड ए मेरिल के सहयोग से इन्होंने 1937 और 1960 में संशोधित करके इसे निर्दोष बनाया। इन्होंने जो अपने परीक्षण में 2 से 14 वर्ष के बालकों को रखा, अर्थात ये परीक्षण 2 से 14 वर्ष के बालकों को ध्यान में रख करके बनाया गया। इसमें इन्होंने 90 प्रश्नों को स्थान दिया और इस प्रश्नावली को एल व एम 2 भागों में विभक्त किया गया। ये एल और एम प्रत्येक 6 महीने के बाद में परीक्षा ली जाती है। विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु निश्चित की गई। अब हम लेते हैं वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं। पोर्टियस भूल भुलैया ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निर्मित किया गया था। आयु के अनुसार ये जटिल होता हुआ चला जाता है। छोटी आयु के लिए सामान्य चित्र होते हैं भूल-भुलैया के, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इन चित्रों का जटिलता का स्तर बढ़ता हुआ चला जाता है। 3 से 11 को 2 तथा 12 से 14 वर्ष के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं इस भूल-भुलैया को हल करने के लिए। इसमें बालक को बाहर निकलना होता है, जहां स्थान बताया जाता है उस स्थान से संकेत करते हुए उसको बाहर निकालने का मार्ग बताना होता है। ये कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वेस्लर का वैल्यू टेस्ट, ये टेस्ट 1944 में 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए बनाया गया था और इसमें संशोधन करके 1955 में ये 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए बनाया गया। इसमें 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण रखे गए, अर्थात जो भी प्रश्न किए गए 5 तो मौखिक रूप से और 5 क्रियात्मक रूप से। अब आगे आता है हमारा सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं। आर्मी अल्फा टेस्ट, इसका विकास अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। ये टेस्ट सैनिकों एवं सेना के कर्मचारियों पदाधिकारियों के चुनाव हेतु बनाया गया और इस टेस्ट को केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी माना है। इसमें स्टैनफोर्ड बिने स्केल की सामग्री से मिलती जुलती सामग्री मिलती है। नेक्स्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट।
ये भी अमेरिका में ही बनाया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण सैनिकों का विभागानुसार वर्गीकरण करने हेतु किया गया था और इसकी समस्याएं जो है शब्दावली से संबंधित, गणित एवं वस्तुगणना से संबंधित प्रश्न इसमें रखे गए। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं। आर्मी बीटा टेस्ट। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय इस परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण किया गया और इसका निर्माण भी सेना के विभिन्न पदों व विभिन्न विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के चयन हेतु किया गया। अशिक्षित व अंग्रेजी भाषा नहीं जानने वाले हेतु ये बनाया गया। इसकी जो समस्याएं रखी इस परीक्षण में, उन्होंने वस्तुओं की गणना, चित्रों में भिन्नता व संबंध स्थापित करना जैसी समस्याओं को स्थान दिया। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। यह 6 वर्ष से लेकर के वयस्कों तक के लिए बनाया गया, किंतु ये टेस्ट 13 वर्ष के बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इस परीक्षण में जो समस्याएं रखी गई वो आकृतियों में समानता और असमानता दर्शाने वाली, चित्र के टुकड़ों से पूर्ण चित्र बनाना, लकड़ी के टुकड़ों से गणना करना, समानता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना। ये थे हमारे बुद्धिमापन के कुछ परीक्षण। और अब हम देखते हैं कि इन बुद्धिमापन परीक्षणों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इनका हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं या इनकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है। पिछड़े हुए बालकों की पहचान करना। समाज में या विद्यालय में जो भी बालक पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान करके उनके लिए उचित व्यवस्था की जा सके, इसलिए पिछड़े बालकों की पहचान की जाती है। सर्वोत्तम बालकों का चुनाव, अच्छे बालकों का चुनाव करके उन्हें विशिष्ट प्रकार की और विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था की जा सके। अपराधी व समस्यात्मक बालकों की पहचान। जो भी बालक अपराधी प्रवृत्ति के हैं या समस्यात्मक प्रवृत्ति के हैं उनको अपराधी सुधार गृह में भेज करके या कुछ विशिष्ट विद्यालयों में भेज करके उनको सुधारा जा सके, इसलिए इस परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। बालकों का वर्गीकरण। सभी बालक एक स्तर की बुद्धि के नहीं पाए जाते, कुछ प्रतिभावान होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं और कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। तो इसलिए बालकों का वर्गीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बालकों को क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करने हेतु। सभी बालकों की मानसिक क्षमताएं और योग्यताएं समान नहीं होती, इसलिए जो भी बालकों को कार्य दिया जाए उसकी मानसिक योग्यता और क्षमता के अनुसार दिया जाए, इसलिए उसकी पहचान करके उसको ये कार्य संपादन करने के लिए दिया जा सके। विशिष्ट योग्यता वाले बालकों की पहचान करके समाज में जो विशिष्ट योग्यता वाले बालक हैं उनको विशिष्ट प्रकार की, विशेष प्रकार की कुछ नवीन तकनीकियों से संबंधित शिक्षा दी जा सके, इसलिए इन बालकों की पहचान की जाती है। बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान और बालकों का पूर्वानुमान लगाना। बालकों की मानसिक योग्यताओं और उसकी उपलब्धियों के आधार पर हम पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं कि बालक भविष्य में किस प्रकार की क्रियाओं का संपादन कर सकता है और किस प्रकार के नवीन आविष्कार कर सकता है। इसलिए ये अनुमान लगाने के लिए भी हम बुद्धि परीक्षाओं का उपयोग करते हैं। नमस्कार, आज यहीं तक।